अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है, हम फंडामेंटल राइट्स जो है, इसका जो लेक्चर सेकंड है, आज हम इसको पढ़ लेते हैं। अगर आपने पहला वाला लेक्चर इसका नहीं देखा है फंडामेंटल राइट्स पे, तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ आएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ लेते हैं। एक तो हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17, 18 और 19 और 21 आर्टिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल 20 और 22 भी हम पढ़ लेंगे आज। चलिए दोस्तों, आर्टिकल 15 दैट इज आर्टिकल 15 जो है दोस्तों, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, ये क्या कहता है कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजियस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हैं, रेस, रिलीजियस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। रेस्ट ऑफ जो अपार्ट फ्रॉम दीज पैरामीटर, जैसे रेस, रिलीजियस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बगैर जो बाकी एरियाज हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज अलाउड एक्सेप्ट दोज विच आर मेंशनड हियर। तो हम ये कहेंगे कि जो भी पब्लिक रेस्टोरेंट्स है, फॉर इंस्टेंस, या पब्लिक पार्क्स है, प्लेसेस है, होटल्स है, आप वहाँ पे किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इस ओरिएंटेशन या इस रिलीजियस या इस सेक्स से, आप मर्द हो, औरत हो, या आप इस रेस से बिलोंग करते हो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो वो वायलेशन होगी अंडर आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट की। सेकंड पॉइंट इसका है, ये जो मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल टू स्टेट्स रखा है, मतलब कि जो भी पब्लिक रेस्टोरेंट्स होंगे, पब्लिक एंटरटेनमेंट या अम्यूज़मेंट पार्क्स होंगे, तो वहाँ पे क्या है कि आप वहाँ पे किसी को इस बिना पे अलो नहीं कर सकते कि वो एक पर्टिकुलर सेक्स, रेस या पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, आप उसको रोक नहीं सकते। सेकंड इज नो डिस्क्रिमिनेशन, जो पब्लिक जो वेलर्स है, ट्यूब वेलर्स है, टैंक्स है, या बाथिंग घाट्स है, जो मेंटेन स्टेट जिनको करता है फॉर जनरल पब्लिक, वहाँ पे भी आप अबो जो केसेस मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, इनके बेस पे आप किसी को वहाँ पे डिसअलो नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब एक्सेप्शंस है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस ये है कि कहीं जगहों पे कुछ पार्कस या कुछ हम कहेंगे शॉप्स या पब्लिक रेस्टोरेंट्स सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होते हैं, या पर्टिकुलर या औरतों के लिए होते हैं वो या पर्टिकुलर कुछ पार्क सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। क्लियर? तो वह ये एक्सेप्शन है कि वहाँ पे ये आर्टिकल 15 एप्लीकेबल नहीं है। या ये एक्सेप्शन भी है कि एससीज और एसटीज़ के लिए हम फॉर इंस्टेंस रिजर्वेशंस देते हैं, या सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है, या उनके लिए जो हम प्रोविजंस रखते हैं, ये एक्सेप्शंस है। दोस्तों, आप एक चीज़ याद रखना, जो भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस होते ही है, होते हर एक फंडामेंटल राइट्स में एक्सेप्शंस है। क्लियर? चलिए, तो आर्टिकल 15 में आप सिर्फ इतना याद रखो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। या मतलब कि किसी को हम इस बिना पे पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, या पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए जो हमारे पास मीडियम्स है, अम्यूज़मेंट पार्कस है, पब्लिक पार्कस है, वहाँ पे हम किसी को डिसअलो नहीं कर सकते इस बेस पे कि आपका रिलीजियस अलग है, आपकी कास्ट अलग है, आपकी रेस अलग है। और इसी तरीके से जो पब्लिक वेल्स होते हैं, बाथिंग गार्ड्स होते हैं, जहाँ जो सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, आप वहाँ पे भी किसी को इन पैरामीटर्स के बिना पे, इन पैरामीटर्स के ग्राउंड्स पे आप उसको डिसअलो नहीं कर सकते। उसको अलो करना ही करना है, क्योंकि ये वायलेशन होगी, शीर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगी। बट एक्सेप्शंस मैंने कहा हर फंडामेंटल राइट्स में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए में भी अलग से चीज़ें होंगी, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए प्रोविजंस अलग रखे जाते हैं। वहाँ पे आप ये नहीं बोलते कि आर्टिकल 15 की वायलेशन होगी। चलिए, उसके बाद है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है दोस्तों? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या जो रिक्रूटमेंट होती है गवर्नमेंट ऑफिस के लिए,
वहाँ पे इक्वलिटी होनी चाहिए। क्या इक्वलिटी? कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जब एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं या रिक्रूटमेंट होती है तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, पब्लिक ऑफिस के लिए या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन रिक्रूटमेंट में नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड और मेड ineligible for the employment of any office under the state on the grounds of religious, race, caste, sex, descent, place of birth और residence। मतलब कि फॉर इंस्टेंस अभी जब जेकेपी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला तो वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी रखी गई थी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दैट इज़ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री। अब जिसके पास बैचलर्स डिग्री भी है और वो एज बार में भी आता है और अगर उसको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा तो वो शीर वायलेशन होगी आर्टिकल 16 की। मतलब जब आप एलिजिबल होते हो एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स, एज पर द एलिजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, या आप कहाँ रहते हो या प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है या रेजिडेंस क्या है, इसके बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो वो वायलेशन होगी फिर आर्टिकल 16 के, अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। क्लियर? ठीक। अब मैंने आपको पहले ही दोस्तों बोला कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनमें एक्सेप्शन है। अब अगर हम आर्टिकल 16 की बात करेंगे, देखिए एक्सेप्शन इसमें भी है। मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको ये कहा कि आर्टिकल 16 डील्स विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक ऑफिस। ठीक, और वहाँ पे इक्वलिटी ये है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हम किसी को ये नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, यहाँ तक तो ठीक है। बट डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे भी हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब ये कहता है कि अगर मैं एग्जांपल दूंगा, अगर जेकेपी में फॉर्म निकले हैं, ठीक, जब प्लेस ऑफ बर्थ पे इसने कहा कि कोई अगर किसी जगह का भी है इसको भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। जब जेकेपी का फॉर्म निकला तो मतलब कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है चाहे वो किसी स्टेट से भी हो। लेकिन एक्सेप्शन दोस्तों क्या है कि रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली बाय द पार्लियामेंट, रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशन बाय। देखिए एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट बाय लॉ ये कह सकता है कि फॉर इंस्टेंस अगर JNK में उसको लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा जो भी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकली JNK के जो यूथ है, जो एस्पेरेंट्स है, यही इसके लिए एप्लीकेबल है, तो पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाएगी कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई वही कर सकते हैं जो यहाँ के कैंडिडेट्स है, बाहर के नहीं। तो ये एक्सेप्शन है। तो या किसी और स्टेट में फॉर इंस्टेंस कोई एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकलती है तो पार्लियामेंट ये भी कह सकती है कि उस स्टेट में जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकली तो इसके लिए वहाँ के यूथ जो है, वहाँ के एस्पिरेंट्स है, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइम जो अप्लाई नहीं कर सकते, जो रेस्ट ऑफ द स्टेट से होंगे, या वो ये नहीं कह सकते कि ये वायलेशन हो गई हमारे आर्टिकल 16 की, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। क्योंकि कहीं को बार क्या होता है कि कभी लेजिस्लेटर्स को लगता है कि कहीं एरिया में हम ये रखेंगे कि इसी एरिया के लोग इसमें फॉर्म भरने चाहिए, वही एलिजिबल है। और जब ये कंडीशन होती है उस टाइम आप ये नहीं बोलते हो कि अगर मैं फॉर्म नहीं भर पाया क्योंकि मैं इस एरिया का रहने वाला नहीं हूँ, तो उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी आर्टिकल 16 की वायलेशन हो गई, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आते हैं। और रिजर्वेशन जो हम देते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। फॉर इंस्टेंस कभी पोस्ट्स निकलते हैं तो उनमें से सिर्फ OBCs के लिए पोस्ट होते हैं, कभी 2 ही पोस्ट होते हैं और वो RBI के लिए होते हैं जो JNK में, और कभी पोस्ट्स होते हैं जो सिर्फ ST के लिए होते हैं और ओपन वाली उसमें कम्पीट नहीं कर पाते। तो आप उस टाइम ये नहीं बोल सकते कि मैं क्यों नहीं इसमें फॉर्म भर सकता, क्योंकि वो रिजर्व उनके लिए होते हैं। आप उस टाइम ये नहीं कह सकते कि मेरा आर्टिकल 16 वायलेट हो गया। क्लियर? ठीक है यहाँ तक? तो एक्सेप्शनस है इसमें, एक रेजिडेंस, ये सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए कंडीशन रखी जा सकती है कि एक पर्टिकुलर रेजिडेंस से जो बिलोंग करते हैं वही इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग ले सकते हैं, ठीक, एप्लीकेशन भर सकते हैं। और इसी तरीके से रिजर्वेशन जो हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को देते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये उंगली नहीं उठा सकते
कि मैं क्यों नहीं इनकी रिजर्व्ड कैटेगरीज में जो या इनके लिए पोस्ट रखे हैं, मैं क्यों नहीं वहाँ पे अप्लाई कर सकता। क्लियर? तो ये एक्सेप्शन है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ कमीशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक तो हमने क्या याद रखा कि मैंने कहा जो हमने पहला पॉइंट मैंने ये कहा कि जो हमने आर्टिकल 16 पढ़ा जो एम्प्लॉयमेंट के साथ डील करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए जो भी एम्प्लॉयमेंट होते हैं पब्लिक ऑफिस के लिए। बट मैंने कहा कि एक्सेप्शन फंडामेंटल राइट्स को होते ही होते हैं। और यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है? यहाँ पे ये एक्सेप्शन है कि रेजिडेंस कभी एज ए कंडीशन रखी जा सकती है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग एलिजिबल है इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। क्लियर? तो या हम ये भी कह सकते हैं या रिजर्वेशन जो दी जाती है एम्प्लॉयमेंट में एससीज एसटीज़ के लिए ओबीसीज़ के लिए, ठीक, तो वहाँ पे भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं उनके पोस्ट्स में एप्लीकेशन क्यों नहीं फिल कर सकता, क्यों वो भी एक एक्सेप्शन है। तो वहाँ पे आपका जो आर्टिकल 16 है जो डील करता है एम्प्लॉयमेंट के साथ इन पब्लिक ऑफिस वो वायलेट नहीं होता है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ कमीशनस लिए है जो रिलेटेड है रिजर्वेशंस के। जिन लोग ये जो कमीशनस बिठाए गए एक 1979 में, इसी तरह इंदिरा सवानी जजमेंट भी आया, ठीक। तो कभी कभार क्या होता है कि कभी ये क्वेश्चन में आता है, ये नहीं आएगा कि कितनी रिजर्वेशंस दी, क्योंकि कभी आता है मंडल कमीशन किसके साथ रिलेटेड था, ठीक। तो आप ये याद रखना उस कंटेक्स्ट में। तो एक कमीशन आया 1979 में, दैट वाज मंडल कमीशन। इसने क्या रिकमेंडेशन दी या इसने क्या जो अपॉइंट किया गया 1979 में, इसने ये आइडेंटिफाई किया कि 52% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसीज है और इसने रिकमेंड की 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए। क्लियर? इसी तरह इंदिरा सवानी जजमेंट ने कहा कि टोटल रिजर्वेशन जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 50%, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप ये दो याद रखना, एक आप मंडल कमीशन याद रखना, इट इज़ रिलेटेड टू द ओबीसीज कि इनको कितनी रिजर्वेशन देनी चाहिए। इसने कहा कि 27% इसने रिजर्वेशन कहा। फिर हमारे पास इंदिरा सवानी जजमेंट एक आया, उसने कहा कि जो भी आपको रिजर्वेशन देनी है 50% से ज़्यादा नहीं होनी। ये दो आप याद रखना। उसके बाद है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किसके साथ डील करता है दोस्तों? आर्टिकल 17 क्लियरली abolishes the untouchability. It is applicable to the state and private citizen. देखिए, अगर आप लोगों ने मांझी मूवी देखी होगी द माउंटेन मैन, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि हमने देखा चाहे प्री इंडिपेंडेंस एरा में या पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी हमने क्या देखा, इवन आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, क्योंकि आज भी कहीं एरियाज़ में ये चीज़ें होती है। छूत छात जिसको हम बोलते हैं, जो दबे कुचे कुछ कास्टस है या एक क्लास हमने सेग्रीग्रेशन हमने, पता नहीं ये कौन सी ये किस सिविलाइजेशन की देन है हमें कि हम इस बेस पे छूत छात जो है कि हम एक क्लास को छूने भी नहीं देती। जिस फॉर इंस्टेंस हमने मांझी मूवी में ये देखा है, अगर आप देखोगे प्री इंडिपेंडेंस एरा में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज है जिनमें ये दिखाया जाता है कि अभी भी इंडिया के कहीं विलेजेस में या इन प्री इंडिपेंडेंस एरा या इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कि क्लासेस को जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उन बेचारों को ना वो रास्ते से चल सकते हैं, ठीक, और छूने भी उन्हें नहीं दिया जाता है, ठीक, और अगर वो कहीं बाथिंग घाट पे आते हैं वहाँ पे उनको आने नहीं दिया जाता है, ठीक, वो कहीं पे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहाँ पे वो ओपनली नहीं चल सकते, ठीक। तो ये एक टैबू माना जाता है रेस्ट ऑफ द कास्ट्स में। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली सेज दैट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो आर्टिकल 17 की ज़रूरत क्यों पड़ी? आर्टिकल 17 की ज़रूरत इसीलिए दोस्तों पड़ी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को उस टाइम पे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, जब उनको लगा कि अनटचेबिलिटी मतलब लोअर कास्ट्स को इनको अलाउ ही नहीं किया जाता है कि ये पब्लिक चीज़ें यूज़ करे, चाहे वो टेंपल की बात हो, चाहे पब्लिक वेल्स की बात हो,
क्योंकि इनको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द लोवेस्ट ग्रेडेड क्लास ऑफ द सोसाइटी। इवन कि ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए कि अगर कोई पब्लिक बात कभी यूज़ करता था या कोई पब्लिक प्लेस यूज़ करती थी, तो हमने ये भी देखी कि इन चीज़ों में भी कितने दंगे होते हैं। मैं कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इतनी न्यूज़ें आती है कि इसको मारा गया, उस पे मारा गया, एक ऐसी इस क्लास से बिलोंग करने वाली ये जो था उसको नीच किया गया या वो किया गया इस वजह से क्योंकि उसने एक पब्लिक बात यूज़ किया था, या जो हायर क्लास के लोग हैं, सो कॉल्ड हायर क्लास के लोग हैं, दे आर सुप्रेसिंग दीज क्लासेस, ताकि ये सुप्रेशन जो है, ये डोमिनेंस जो है, जो हायर कास्ट्स इन लोअर कास्ट को डोमिनेट करते हैं, ये रिपीट ना हो। इसलिए हमारे पास आर्टिकल 17 आया। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये एबोलिश करता है अनटचेबिलिटी। यहाँ आप इतना याद रखो पहले कि अनटचेबिलिटी क्या होती है, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं इनको आइसोलेट किया जाता है मेन स्ट्रीम से। कैसे मेन स्ट्रीम से इनको आइसोलेट किया जाता है? क्योंकि जब इनको लोअर ग्रेडेड क्लास ऑफ सोसाइटी माना जाता है तो ओब्वियसली ये बेचारे आइसोलेट होते रहते हैं, और ये कभी ना इनकी कभी डेवलपमेंट फिर होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हायर कास्ट है वो इनको डोमिनेट करते रहते हैं। या ये वो प्रैक्टिस होती है जो ओबस्ट्रेसाइजिंग करती है, मतलब एक्सक्लूड करती है एक पर्टिकुलर ग्रुप को, इस लोअर क्लास को, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से। क्लियर? तो ये चीज़ ना हो, ये चीज़ रिपीट ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी स्टेट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये मतलब है, जब हमने प्रीएम्बल में पढ़ा कि जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स का यही मकसद है कि देयर शुड बी द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक? तो आर्टिकल 17 ने ये एबोलिश किया द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि ये मोस्ट प्रिवलेंट थी। ठीक? और आप इसमें इस कंसेप्ट में ये याद रखना, ये जो टर्म अनटचेबिलिटी है डिफाइंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक? इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल, स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन ए सिटीजन और फॉरेनर। मतलब ये टाइटल्स क्या है? जैसे राय बहादुर, ठीक, शेरा, ये जो टाइटल्स हम स्पेशली ये गांव में ये टाइटल्स ज़्यादा होते थे, किसी को एक टाइटल देना, किसी को दूसरा टाइटल देना, राय बहादुर, राय दुर्लभ, महाराजा, बाकी चीज़ें, ये बड़े बड़े टाइटल्स देना, ताकि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा कि इससे कंसेप्ट ऑफ जो यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो टाइटल्स दिए जाते हैं, इससे ये सिंबलाइज करते हैं कि ये बंदा रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या सिटीजन जो है उनसे बड़ा है, रुतबे में या किसी और चीज़ में। क्लियर? और कॉन्स्टिट्यूशन के आइज़ में सारे इक्वल होते हैं, इसलिए ये टाइटल रिपीट ना हो, किसी को राय दुर्लभ, किसी को महाराजा, किसी को फलाना डिमकाना। तो ये जो टाइटल दिए जाते हैं लोगों की तरफ से, या स्टेट कभी किसी को देती है, और ये एप्लीकेबल कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा ये टाइटल्स बंद करो, क्योंकि इससे क्या होता है, इसी जो कंसेप्ट ऑफ जिसको हम कहते हैं इक्वलिटी, एक वो चीज़, दूसरा ये चीज़ की सोसाइटी में ये मैसेज जाती है कि शायद ये बंदा प्रिविलेज्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इसलिए ये चीज़ ना हो। तो आर्टिकल 18 हमें बताता है कि ये टाइटल्स नहीं होनी चाहिए, इनको एबोलिश करो। और आर्टिकल 18 हमें ये भी बताता है कि जो भी अवार्ड्स हम देते हैं, चाहे भारत रत्न देते हैं, पद्मा अवार्ड देते हैं, ये जो अवार्डीज़ इनके होते हैं, ये इनको एज ए प्रोफिक्स और सुफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर पर्सन ए को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, कल जाके ये नहीं लिख सकता है, ना खुद को बोल सकता है, ना ही इसको कोई बोल सकता है ए भारत रत्न सर। ठीक? या पर्सन जेड को मिला पद्मश्री, तो कल जाके इसको कोई ये नहीं बोल सकता, या ये खुद को ये टाइटल नहीं दे सकता जड पद्मा सर। क्लियर? या जड पद्मा मैम। तो ये जो सुफिक्सेस या प्रीफिक्सेस हम इन अवार्ड्स को भी नहीं लगा सकते, या जो हेरिडिटरी टाइटल्स होते थे, महाराजा, राय दुर्लभ, जो मैंने अभी कहे, तो ये भी नहीं दे सकते हम,
क्योंकि ये एबोलिश है अंडर आर्टिकल 18। चलिए आप इसमें इतना ही याद रखना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और ये पद्मा अवार्ड्स, वहाँ पे क्वेश्चन में कभी ये आता है कि द अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्मा श्री अवार्ड्स should not be used as titles like suffixes or prefixes are mentioned in which article, तो आर्टिकल 18। क्लियर। चलिए अब आर्टिकल 19 है दोस्तों। इस आर्टिकल 19 में हमें 6 फ्रीडम्स मिलते हैं। आर्टिकल 19 फर्स्ट जो है वो बताती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हर एक सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स को, या वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी स्पीच को डिफरेंट मीडियम से, जैसे प्रेस के थ्रू वो कर सकता है, या इसमें फ्रीडम अगेंस्ट जैसे टेलीकास्ट हमें यहाँ पे होते हैं, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे होते हैं। क्लियर। और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसमें आती है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी इसमें आती है, या इवन साइलेंस भी इसमें आती है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम अगेंस्ट बंद भी इसमें आता है। ठीक। और राइट टू टेलीकास्ट या जो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं वो उसमें आते हैं। ठीक। आर्टिकल 19। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 आप याद रखना। फर्स्ट आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स आती है, 1 2 3 4 5 6। जो एफ वाला है ये नहीं, क्योंकि इसको अमेंड किया गया था, इसको ओमिट किया गया है। अब 6, क्योंकि जब इसको ओमिट किया गया हमें इसके साथ कुछ नहीं, आप सिर्फ 6 रखना याद। 1 2 1 आप रखना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट्स मेंशन इन द आर्टिकल 19। और उसमें क्या हमें दिखता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें वहाँ पे दिखता है, राइट टू टेलीकास्ट एडवर्टीजमेंट एट्सट्रा। इसमें बहुत सारे फ्रीडम्स हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉड टर्म ही आती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मेंशन इन विच आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 19। और एंट्री है ए, आर्टिकल 19A। फिर है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या होती है कि हर एक सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो असेंबल पीसफुली कर सकता है किसी चीज़ के खिलाफ, बट विदाउट आर्म्स। दे कैन कंडक्ट मीटिंग्स हो सकती है। अगर एक ग्रुप ऑफ यूथ जो है, अगर उनका एक जेन्युइन काज है, वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, प्रोसेशन निकाल सकते हैं। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड, बट राइट टू स्ट्राइक यहाँ पे एलो नहीं है। क्लियर। तो आर्टिकल 19B। उसके बाद आर्टिकल 19C कि हर सिटीज़न के पास राइट है वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, यूनियन फॉर्म कर सकता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने देखा ना कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए। क्लियर। या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये देख लेना जब मैंने अमेंडमेंट्स पढ़ाए थे। उसके बाद आर्टिकल 19E फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस ये देता है कि हर एक सिटीज़न के पास राइट है वो रिसाइड कर सकता है एंड सेटल कर सकता है किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में। आप कहीं से कहीं पे भी अपने रिसाइड कर सकते हो, ये आपको फंडामेंटल राइट है। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर। तो ऐसे एरियाज मैंने कहा कि हर फंडामेंटल राइट्स को एक्सेप्शंस होते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 19G जो है, सिटीजन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस कोई भी आप कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है जो दोस्त, क्योंकि आप ठगबाजी या कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं लोगे जिससे समाज और स्टेट दोनों को खतरा होगा। आप ड्रग डीलर तो नहीं बन सकते। क्लियर। तो ये सारे एप्लीकेबल नहीं है। आप ले सकते हो वो प्रोफेशन जो जेन्युइन होगा, जो आपके लिए भी सही होगा, आपकी फैमिली के लिए सही होगा, सोसाइटी के लिए सही होगा, एंड एट द एंड वो आपकी स्टेट यानी आपकी कंट्री, आपके नेशन के लिए भी सही होना चाहिए। तो हम जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो इनमें एक्सेप्शंस है। क्लियर। ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि जब हमने फीचर्स पढ़े थे हमने पढ़ा था कि दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है। क्लियर। चलिए अब की पॉइंट से यहाँ पे इस आर्टिकल 19 के ये जो 6 राइट्स है, दे आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब अगर ये 6 राइट्स स्टेट की वजह से वायलेट होते हैं, फॉर इंस्टेंस आप कल कहते हो कि मुझे ये जगह छोड़ के दूसरी जगह रहना है, अगर आपको वहाँ पे कोई इंडिविजुअल कहेगा मैं आपको रहने यहाँ पे नहीं दूंगा, तो अंडर आर्टिकल 19 आपका ये राइट फुलफिल नहीं हो सकता। तो उसमें कंडीशन देखी जाएगी कि आपका कौन सा राइट वहाँ पे वायलेट होता है। वहाँ पे आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी वायलेट हो सकता है, वो डील कर सकता है। तो आप इसमें सिर्फ इतना याद रखो, ये जो 6 राइट्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट स्टेटस एक्शन।
अगर आपको स्टेट रिस्ट्रिक्ट करेगी तो उस टाइम आपका जो राइट वायलेट होगा, आप सीधे SCS सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे कि मेरा ये राइट वायलेट होगा और वो रेस्टोर किया जाएगा। उसके बाद फ्रीडम टू मूव इन एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री इज़ नॉट अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19। देखिए, ये जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस आपको, ये आपको विद इन द कंट्री है। आप कंट्री के बाहर चले जाओगे, वो अंडर आर्टिकल 19 नहीं आता है, उसके लिए अलग से रूल्स है। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये जो राइट है दोस्तों, ये उनके लिए है कि अगर ऑफेंस होता है कहीं वजह से, किसी बंदे की वजह से, तो उसके लिए क्या क्या राइट्स है। क्लियर। एक है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब नो पर्सन, किसी को हम कन्विक्ट नहीं कर सकते अप्लाइंग लॉ बैकवर्ड्स, मतलब किसी को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते उस लॉ के बेसिस पे जो बैकवर्ड लॉज है, जो अब एप्लीकेबल है ही नहीं। एक बात ये, नो डबल जेपर्डी, मतलब आप किसी पर्सन को एक ही गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। सिंपल लैंग्वेज में, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। नो सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, कि एक पर्सन को आप विटनेस नहीं बना सकते हो उसके ही केस में। बस इसमें आप शॉर्ट यही याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहाँ पे मेंशन है, डबल जेपर्डी कहाँ पे मेंशन है आर्टिकल में, और ये डबल जेपर्डी क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये ही आएगा वहाँ पे, ना ही केसेस आएंगे वहाँ पे, ना ही इस रिलेटेड वहाँ पे एक्सेप्शंस आएंगे। क्योंकि डबल जेपर्डी क्या होती है कि एक ही बंदे को जिसने कोई ऑफेंस किया है, अगर उसको एक बार सज़ा मिली, आप 2 बार उसको सज़ा नहीं दे सकते। क्लियर। या सेल्फ इंस्क्रिप्शन, एक बंदे को आप उसका ही विटनेस उसी के खिलाफ नहीं बना सकते। क्लियर। ये तो आर्टिकल 20 में मेंशन है, जो राइट्स देता है उन बंदों को जिनकी वजह से कोई ऑफेंस हुआ है। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं यहाँ पे फिर से मार्क करूँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से अगर क्वेश्चन बनते हैं ना आर्टिकल से, तो ज़्यादातर, मैं नहीं बोलता हूँ कि रेस्ट ऑफ द आर्टिकल से नहीं आते हैं या वो आपको पढ़ने नहीं है, बट इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल है। फंडामेंटल राइट्स की तो बात ही नहीं है, फंडामेंटल राइट्स तो पार्ट 3 में है। ओवरऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो सबसे बड़ा डायनामिक जो है, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में इसको डिस्कस किया गया है, दैट इज़ आर्टिकल 21। इसलिए ध्यान रखना इसमें अच्छे से। आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये हमें राइट देता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है दोस्तों, ये छोटा कंसेप्ट नहीं, ये एक वाइडर कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम इसको अभी डिस्कस करेंगे आपको खुद समझ आएगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो एक वाइडर कंसेप्ट है, वाइडर कनोटेशन है इसकी। क्लियर। इसमें क्या मेंशन है देखिए, आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ये जो आर्टिकल 21 है, ये कहता है कि किसी भी बंदे को जो है उसको हम डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, जो उसकी पर्सनल लिबर्टी है उसको छीन नहीं सकते, या जो उसकी लाइफ है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये जो डिप्राइव ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है, ताकि ये किसी इंडिविजुअल की सुप्रेस ना हो, ये कौन देखेगा? ये स्टेट देखेगा। और किससे देखेगा? जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा, जो लॉ ने एक प्रोसीजर बनाया होगा, जो लॉ ने पैरामीटर्स रखे होंगे। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बाय विच हम सिक्योर कर सकते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल की। इसका मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो जिसकी आज बहुत चर्चा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ना ही आर्टिकल 21 में ये मेंशन है। ये बात याद रखना, ये पॉइंट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये मेंशन नहीं है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही इस आर्टिकल में मेंशन है, सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेंशन है। और ये क्यों मेंशन है? ये इसलिए मेंशन है क्योंकि स्टेट ही कहती है कि इसी से हम एक इंडिविजुअल की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बचा सकते हैं अगर वो कभी सुप्रेस होगी। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया कहाँ से दोस्तों? ये जो टेबल है ये आपको तब जाके समझ आएगा, पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी थी, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, ठीक, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था फ्री इंडिया का, तो 1946 या 1947 के
बीच में एक डिबेट चल रहा था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। उस टाइम पे क्या डिबेट चल रहा था कि ये जो आर्टिकल 21 है, क्लियर, इसको कैसे डिज़ाइन करें ताकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है इंडिविजुअल्स की वो महफूज रहे। तो अंबेडकर साहब ने उस टाइम पे क्या कहा, उसने कहा कि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रखना चाहिए। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या था, या ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दोस्तों, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्चुअली में ये था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, क्लियर, अगर उससे किसी इंडिविजुअल की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कंप्रोमाइज़ होती है, ख़त्म होती है, वायलेट होती है, तो कोर्ट्स को ये देखना चाहिए कि इस लॉ को या तो नल एंड वॉइड करार दे दो या एक काम करो, इसको मॉडिफाई करो, क्योंकि इससे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक इंडिविजुअल की सुप्रेस नहीं होनी चाहिए। ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जब कोर्ट्स एक पार्लियामेंट के लॉ को या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को इस पैमाने में देखती है कि क्या इससे किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो वायलेट नहीं होती है, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसका वर्च्यू है, किन चीज़ों पे है बनाया गया है ये लॉ, इसके ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इसके कुछ गलत मोटिव्स तो नहीं है जो ये लॉ बनाया गया है, चाहे पार्लियामेंट ने बनाया है या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है। जब इन चीज़ों को देखा जाएगा कि ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो नहीं वायलेट करते हैं, जब इन चीज़ों को कोर्ट एनालाइज करती है और जजमेंट्स देती है, ठीक, या मॉडिफाई इस लॉ को करती है, तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि कोर्ट ने क्या यूज़ किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जहाँ पे कोर्ट्स ने इस लॉ की यूटिलिटी देखी, ऑब्जेक्टिव्स देखे, क्या ये सही है या गलत है, क्लियर। उसके बाद कंसेप्ट आता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और जिससे हम ये कहते हैं, ये आर्टिकल 21 क्या कहता है कि इसी से लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सिक्योर करनी है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की मीनिंग ये होती है जब सिर्फ कोर्ट ये देखती है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से ये चला है, बस लॉ की यूटिलिटी नहीं देखती, लॉ के ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखते। अगर इस लॉ में कुछ गलत ऑब्जेक्टिव्स है, किसी गलत इंटेंशन की वजह से ये लॉ आया है, उस पे बात नहीं करते, सिर्फ प्रोसीजर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक ब्रॉड टर्म है जहाँ पे चीज़ों को अच्छे से देखा जाता है। कौन देखती है, कोर्ट्स देखती है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल है, कहीं उसके राइट्स तो वायलेट नहीं होते हैं। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, वो ये है जहाँ पे सिर्फ प्रोसीजर लॉ का देखा जाता है और ये नहीं देखा जाता कि इस लॉ का फ़ायदा क्या है, यूटिलिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक, तो वो यहाँ पे नहीं देखा जाता। चाहे इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट हो, चाहे उसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कंप्रोमाइज़ हो, वो यहाँ पे नहीं देखी जाती, क्लियर। तो हम कहाँ पे थे हिस्ट्री में, हम पहुँचे थे कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हमें आर्टिकल 21 को जब डिज़ाइन करते थे, मतलब ड्राफ्ट कर रहे थे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाना चाहिए ताकि किसी इंडिविजुअल या की जो पर्सनल लिबर्टी है या उसकी जो लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। और दोस्तों, उस टाइम पे जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर एक था, ये यूएसए का एक जस्टिस था, यूएसए सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर। ये जस्टिस था, ये एक जज था, कहाँ का, यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का। तो जब भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता था तो कहीं पे अगर एडवाइस की ज़रूरत पड़ती थी तो इसी से ली जाती थी, ठीक, तो इसको भी माना जाता है ये भी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब इसे ये डिबेट कहा गया कि हम चाहते हैं कि आर्टिकल 21 के स्कोप को वाइड करने के लिए ताकि इंडिविजुअल्स की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कंप्रोमाइज़ ना हो, तो हम चाहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसमें होना चाहिए, क्लियर। तो इस जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर ने क्या कहा, इसने कहा नहीं, आप एक काम करो, अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाओगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21, तो इससे क्या हो जाएगा, जो नई नई जुडिशरी बनी है और आपकी एक नई नई कंट्री है अब और नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो जो जजेस है, जो कोर्ट्स है, उनके पास केसेस ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी कहीं ना कहीं अगर वो वायलेट करेगी किसी इंडिविजुअल की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को, तो उससे क्या होगा,
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़्यादा आएंगे, मतलब दरख्वास्त ज़्यादा आएंगे कोर्ट्स के पास कि जो पार्लियामेंट का ये जो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर का ये जो लॉ बना था, इससे हमारी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में मेंशन है वो वायलेट हो गई, तो ज़्यादा केसेस आएंगे। और इससे क्या हो सकता है कि ये कंट्री ये जो आपकी है या जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना है, तो इससे एक मेस क्रिएट हो सकता है। फ़िलहाल आपकी जो इंडियन कंडीशन है, जो नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, नया नया इंडिया आज़ाद हुआ है, आपके पास बाकी प्रॉब्लम्स है, पुअर्टी के इश्यूज़ है, माइग्रेशन के इश्यूज़ है। तो जब ये इशू भी कोर्ट्स पे के पास आएगा और वो लॉज को इंटरप्रेट करने बैठेंगे क्या इसकी यूटिलिटी है नहीं है, तो इससे एक मैस क्रिएट हो जाएगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब यहाँ पे हम दोस्तों देखते हैं कि अंबेडकर जो था, बाबा साहेब अंबेडकर, उसका विजन कितना बड़ा था। क्योंकि रिसेंटली अब इस पे जजमेंट्स आने लगे हैं, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने उस टाइम ये कहा था कि नहीं, हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाना चाहिए, और जो बाद में रियलाइज भी हुआ कि होना चाहिए था उस टाइम पे। क्लियर। तो अब आज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इसने प्रवेश किया। क्लियर। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, ना ही किसी आर्टिकल में ये अभी मेंशन है, ये इवॉल्व हो रहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर। क्योंकि जब भी कोई पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, जब भी वो उस लॉ से किसी इंडिविजुअल की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वायलेट होती है, तो वो इंडिविजुअल सीधे पीआईएल फाइल करता है, कोर्ट्स के पास जाता है, और कोर्ट्स वहाँ पे जजमेंट्स देते हैं ऑन द बेस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन कहीं जगहों पे ऑन द बेस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जजमेंट दिए जाते हैं, और कहीं जगहों पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये इवॉल्व हो रहा है। क्लियर। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वो तो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने कुछ केसेस लिए हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे कहा कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन होगी, मतलब कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, अगर उनकी वजह से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं या इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर उनकी वजह से किसी की, उनके एक्शंस की वजह से, उनके लॉज की वजह से किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, क्या ये अवेलेबल है, क्या ये अवेलेबल है कि उस एक्शन या उस एक्शन से जो एक सिटीज़न का राइट वायलेट हो गया वो रेस्टोर हो सकता है। गोपालन केस में कहा गया हाँ प्रोटेक्शन है, अवेलेबल है। मतलब अगर कोई ऐसी आर्बिट्री एक्शन होती है एग्जीक्यूटिव की तरफ से जिससे आर्टिकल 21 वायलेट होता है, तो उसको रेस्टोर किया जा सकता है। और रही बात मनिका गांधी केस में भी उसने भी कहा हाँ अवेलेबल है, रेस्टोर हो सकती है। मतलब उस एक्शन को मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि इस इंडिविजुअल के जो आर्टिकल 21 अगर वायलेट हुआ है वो रेस्टोर हो सकता है। और अगर लेजिस्लेटिव एक्शन होगी, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, तो क्या उसको रेस्टोर किया जा सकता है अगर उस लॉ की वजह से किसी का आर्टिकल 21 वायलेट होता है? तो गोपालन केस ने कहा नहीं। लेकिन जब मनिका गांधी का केस आया तो इसने क्या कहा, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लॉ हमें देखना है रीजनेबल है। ठीक, ये हमें देखना है कि इस लॉ की यूटिलिटी है, क्या ये अनरीजनेबल तो अनजस्टिस तो नहीं है, क्या ये अनफेयर तो नहीं है। अगर ये अनफेयर लॉ है, अगर ये अनजस्ट लॉ है, अनरीजनेबल लॉ है, जिससे एक इंडिविजुअल का आर्टिकल 21 वायलेट हो गया, तो इसको क्वेश्चन किया जा सकता है जुडिशरी में और मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन गोपालन केस ने कहा नहीं, नहीं मॉडिफाई किया जा सकता। और फिर मनिका गांधी का केस आया, उसने कहा नहीं मॉडिफाई किया जा सकता है। क्लियर। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये क्या होता है, इसमें लॉ की यूटिलिटी देखी जाती है, ऑब्जेक्टिव्स देखे जाते हैं कि क्या इस लॉ से एक इंडिविजुअल की जो आर्टिकल 21 ये तो वायलेट नहीं होता है। तो गोपालन केस ने कहा नहीं, यूटिलिटी नहीं देखनी है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ कोर्ट्स को एक प्रोसीजर देखना है, बात खत्म। मतलब यहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसने कंसेप्ट कहा, यही एप्लीकेबल है। लेकिन मनिका गांधी ने कहा नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना है, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट ने लाया या स्टेट लेजिस्लेचर ने लाया,
अगर उससे किसी का आर्टिकल 21 वायलेट होता है, एंड दैट शुड बी मॉडिफाइड बाय द कोर्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से देखना है, जिससे हम इस लॉ की यूटिलिटी को देखेंगे। अगर खतरे में एक इंडिविजुअल की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो मॉडिफाई कर दो इसको। क्लियर? चलिए यही है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और दोस्तों, मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये बहुत इवॉल्व अब हो रहा है, क्योंकि इस पे जजमेंट सब आते हैं। अगर कहीं पे केस होता है तो इसको कंसिडर, इस प्रोसेस को रखा जाता है कि क्या लॉ जस्टिस है, क्या इससे कोई राइट तो कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ आर्टिकल 21। फिर जजमेंट्स आते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या देखा कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, या राइट अगेंस्ट लैंड कफिंग, या राइट टू लाइवलीहुड, ये राइट्स हमें इवॉल्व होने लगे आर्टिकल 21 में। क्लियर? अब आर्टिकल 21 क्या कहता है? इसका सब्जेक्ट मैटर सिंपली यही है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट हमने किया कि कंपलसरी एजुकेशन, इसने ये जो 6 साल से 14 ईयर्स तक इसने कहा कि स्टेट को प्रोवाइड करनी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। ये बात याद रखना, और 86 अमेंडमेंट याद रखना। ये आर्टिकल 21, मैंने देखा ये क्वेश्चन भी आता है कि आर्टिकल 21 किसके साथ डील करता है? राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल तक। और किस अमेंडमेंट से ये हुआ? ये अमेंडमेंट 86 से ऐड हुआ है। उसके बाद है आर्टिकल 22, मतलब प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये यहाँ पे प्रोटेक्शन। ये मैं जब नोट्स आपको मिलेंगे तो ये मैं यहाँ पे ठीक है। ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है। जब किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास उस टाइम क्या क्या राइट्स है जब उसको अरेस्ट किया जाता है। एक राइट है उसके पास कि जब उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको ये बताना है हमें कि आपको हमने किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया है, और उसको ये हक भी है कि वो एक लॉयर हायर करे और खुद को डिफेंड करने के लिए, और विद इन 24 आवर्स हमें उसको जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास प्रोड्यूस करना है। क्लियर? बट ये जो राइट्स इस आर्टिकल 22 में हैं, ये एप्लीकेबल नहीं है किस पे? प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? ये वो डिटेंशन होता है जिस पे हम किसी को उठाते हैं, किसी को डिटेन करते हैं, और 3 महीने तक वो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन रहता है, और ये राइट्स एप्लीकेबल नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। ये पनेटिव डिटेंशन जो होता है इस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि डिटेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जहाँ पे आर्टिकल 22 के ये जो राइट्स है मैंने अभी कहा ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक? और पनेटिव डिटेंशन क्या होता है? जहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता है एक प्रॉपर वे में। ठीक? आप यहाँ पे याद रखना, आर्टिकल 22 के जो राइट्स है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे 3 महीने तक किसी को अरेस्ट किया जा सकता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा। और इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का सिर्फ मकसद यही होता है कि जिसको अरेस्ट किया जाता है और 3 मंथ्स तक डिटेन किया जा सकता है, तो इसका मकसद यही है कि ये एज ए प्रिकॉशनरी मेजर रखा जाता है कि जिसको डिटेन किया गया, ताकि इन नियर फ्यूचर ये कोई क्राइम ना करे। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। ठीक? ताकि जिस पे जो सस्पिशियस बंदा हो उसको सस्पिशियस के बेस पे इसको डिटेन किया जाता है 3 मंथ्स तक। और ये जो राइट्स आर्टिकल 22 में मैंने कहा है कि 24 आवर्स तक प्रोड्यूस करना है मैजिस्ट्रेट के पास, और उसके बाद उसको ये राइट देना है कि ही शुड हायर ए लायर। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब अरेस्ट करते हैं हम किसी इंडिविजुअल को, उसको ग्राउंड्स बताने हैं कि हमने आपको किन किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया है। मगर ये राइट्स एप्लीकेबल प्रिवेंटिव डिटेंशन पे नहीं है, ये पनेटिव डिटेंशन पे एप्लीकेबल है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? ये एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से कि सस्पिशियस के बिना पे हम किसी को उठा सकते हैं, उसको 3 महीने बंद कर सकते हैं, और उसके बाद उसको ये राइट्स भी नहीं दिए जाते जो इसमें मेंशन है। और जो एनिमी एलियंस होते हैं, जो मैंने कहा था एनिमी एलियंस वो होते हैं कि उस कंट्री के लोग जिनके साथ हमारी फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है, वहाँ के जो नेटिव होते हैं, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है किसी केस में, तो उनके लिए भी आर्टिकल 22 में जो राइट्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, इसको कंसिडर किया जाता है एज अ ब्लॉट ऑन डेमोक्रेसी, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज़ होता है।
खैर हमें उस डिबेट में नहीं जाना है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आर्टिकल 22 में राइट्स है एक डिटेनी के पास, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स यानी सेल जो होती है ह्यूमन बींग्स की, उसको रोकता है। और फोर्सड लेबर जो होता है कंसेप्ट, मतलब फोर्सली आप किसी को लेबर बनाते हो, स्लेव बनाते हो, तो ये प्रोहिबिट करता है उन चीज़ों को। ठीक, इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट सिटीज़न, मतलब अगर ये एक्शन स्टेट करती है या कोई प्राइवेट बंदा करता है तो ये अंडर आर्टिकल 23 उनके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है। ठीक, स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर, बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि कभी कंट्री को लगेगा, स्टेट को लगेगा कि मुझे लोगों की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे वो कंपलसरी सर्विस कहेगी कि आ जाओ, आपको काम करना है अपने नेशन के लिए, तो वो फोर्स लेबर में नहीं आती है, वो आर्टिकल 23 नहीं आती है। हमने क्या देखा जब कोरोना काल चल रहा था, हमने कोरोना के टाइम पे ये भी देखा कि बहुत ही ज़्यादा हार्श वर्किंग कंडीशंस थे बहुत सारे लोगों को। ठीक, चाहे ख़ास तौर पर हेल्थ वर्कर्स थे या बाकी वर्कर्स जो भी थे या जो भी बाकी पब्लिक सर्वेंट्स थे। तो जब भी कोई ऐसी क्लाइमिटी आती है उस टाइम पे एक तो ये हमारी मॉरल ओब्लिगेशन बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हमें सबको उस टाइम पे जब भी क्लाइमिटी आती है हमारी कंट्री पे हमें योगदान देना चाहिए, ताकि हमारी जो जनरेशन है और हमारी जो सोसाइटी है वो इन चीज़ों से बचे और कलेक्टिवली हम काम कर पाए। तो आर्टिकल 23 फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ये प्रिवेंट करती है। लेकिन जब ऐसी कोई क्लाइमिटी आएगी, इसकी स्टेट को लगेगा, कंट्री को लगेगा कि कंपलसरी सर्विस की ज़रूरत है, वो लोगों को कह सकते हैं कि आप इसमें टेक पार्ट करो, और वो फोर्स्ड लेबर में नहीं आएगा। आर्टिकल 24 जो है ये प्रोहिबिट करती है एम्प्लॉयमेंट जो चिल्ड्रंस होते हैं बिलो द एज ऑफ 14 इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़, मतलब 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं, अगर वो, जिसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं, कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन दोज हु आर बिलो 14 ईयर्स, अगर वो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में या कोई हार्श काम है या कोई हार्ड वर्क है वहाँ पे इनको ये काम करते हैं, तो ये प्रोहिबिट है अंडर आर्टिकल 24। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कहना। एक क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द कमिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ में कमिटीज़ थी जिनको टास्क डिफरेंट टास्क दिया था इन कमिटीज़ को मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इसमें एक कमेटी थी दैट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी क्योंकि इसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, ठीक, ड्राफ्ट किया, सॉरी। तो इसका चेयरमैन, ये 7 मेंबर बॉडी थी, और इसका चेयरमैन कौन था? इसका चेयरमैन था BR अम्बेडकर। क्लियर? तो आपको कहना है, क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से मेंबर कौन कौन नहीं था ड्राफ्टिंग कमेटी का? कि KM मुंशी मेंबर था, गोपाला स्वामी अयंगर था, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर था, या सरदार पटेल था? इनमें से आपको देखना है कि कौन मेंबर नहीं था और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे पता है ये आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या होता है कि एक जो पेपर सेटर होता है जब वो क्वेश्चन डालता है वो वहाँ पे नहीं देखता है कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, उसके सामने सिलेबस होता है और वो सीधे क्वेश्चन वहाँ पे देखता है। इसका जवाब भी आप देखना है और सोच समझ के देना। हमारे पास है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो भी 18 ईयर्स प्लस है उनके पास वोटिंग राइट है, वो वोट कास्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सेल्फ रेस्पेक्ट और फ्रस्टाइज लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट, और लोगों को जो आम लोग हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया है, इनको रेस्पेक्ट देना कि आप ही सॉवरेन हो? क्या इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी मेंटेन रहे? क्या इसका मोटिव ये भी है कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारे सामने आए? इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देखना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। राइट टू फॉरगटन रिसेंटली सीन इन न्यूज़, राइट टू फॉरगटन रिसेंटली बहुत ही इसने बवाल मचाया था। क्लियर? ये हमने रिसेंटली न्यूज़ में देखी थी। क्लियर? और ये फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड है दोस्तों, ये बात याद रखना।
अब यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर। ये जो राइट टू फॉरगॉटन है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इसके बारे में आप क्या जानते हो? यहाँ पे दो स्टेटमेंट से आपको देखना है कि इनमें से सही कौन है, गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में देना, और लास्ट में जब मैं इसके बाद लेक्चर लाऊंगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा इन तीनों क्वेश्चंस को। राइट टू फॉरगॉटन फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू प्राइवेसी। क्या ये जो राइट टू फॉरगॉटन है ये फॉल करती है अंडर राइट टू प्राइवेसी? ठीक, और याद रखना राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 जो हमने अभी पढ़ा। In 2017, the right to privacy was declared as fundamental right under Article 21 by Supreme Court in its landmark verdict। एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, पुत्तुस्वामी केस हुआ था। ठीक, और इस केस में क्या एक वर्डिक्ट आया था, उस एक वर्डिक्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये दोनों गलत है या एक सही है? इसका आंसर यहाँ पे देना। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, और जब हम मैं नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लाऊंगा तो उसमें हम इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और फिर आगे देख लेंगे। जहाँ तक हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो फिर बाकी राइट्स भी पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखो।